वेलकम अगेन टू अवर चैनल विजन क्लास बाय राजू सर। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का चैप्टर 1 देखेंगे। जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजों को देखा हुआ था। आइए क्लास शुरुआत करने से पहले गणेश जी महाराज को नमन करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, आशीष लीजिए और साथ ही साथ अपने मन में सकारात्मक शक्ति का संचार करवाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे जो क्लास है, इससे पीछे क्लास को हमने बढ़िया से देखा हुआ था, हम लोग आगे की क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। हमने यहां तक देखा हुआ था, हम यहां से देखना शुरू करेंगे। टॉपिक है घनत्व से आप क्या समझते हैं? घनत्व किसको कहते हैं? तो बाबू, घनत्व कहा जाता है किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को। किसको बाबू? द्रव्यमान की मात्रा को ही उसका क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, आपको हमने क्या कहा बाबू? प्रति इकाई, किसी वस्तु के इकाई आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान वो ही क्या कहते हैं? उसका घनत्व कहते हैं। अच्छा, प्रति इकाई कहने का क्या मतलब है? इकाई आयतन कहने का क्या मतलब है? इकाई आयतन का मतलब क्या होता है ना कि अणुओं के आधार पर, प्रति मोल के आधार पर। ठीक है, इसका जो आयतन होता है, जितना जगह छेक रहा है कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के इकाई आयतन में जो उपस्थित होती है किसी मात्रा, तो द्रव्यमान की मात्रा, किसी मात्रा हो, द्रव्यमान की मात्रा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। अब आगे आइए, घनत्व का अगर फॉर्मूले की बात की जाए, घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये बताए नहीं थे हमरे। घनत्व की बात की जाए, बराबर होता है वो द्रव्यमान बट्टा में आयतन। क्या होता है वो? द्रव्यमान बट्टा में आयतन। इससे भी आप याद कर सकते हैं, किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही क्या कहते हैं बाबू? हम लोग उसका घनत्व कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के तौर पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आयतन किसको कहेंगे? आयतन को हमने आपको बताया हुआ था कि किसी वस्तु के द्वारा छेके गए स्थान को क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये इतना जगह छेक लिया है, तो ये इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। क्या हो गया बाबू? आयतन। ये जो है वो आकार की बात करें तो ये क्या है? आयताकार है। ऐसा है बाबू? आयताकार मतलब आयत की आकार में। हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो जो होती है वो क्या कहलाती है बाबू? आयत कहलाती है। दैट मींस कहने का मतलब ये आकार हो गया। और आयतन की बात करेंगे तो जितना स्थान ये छेकता है ना, उसी को उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब बात करेंगे बाबू, एक प्रति इकाई आयतन में, मतलब जो आयतन दिया गया है, मान लीजिए हम कह दिए कि आयतन है किसी
तो आगे देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विसरण। क्या है बाबू? विसरण। विसरण किसको कहते हैं? तो बाबू ध्यान से समझिए, पदार्थ के कणों को आपस में घुल मिल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? विसरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो पानी और चीनी को देखते हैं ना, घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? पता चलता है चीनी कहाँ है, नहीं है। तो जब कोई भी पदार्थ के कण आपस में घुल मिल जाते, कण घुल मिल जाते, कण मिलते, कौन मिलते हैं बाबू? कण। तो जब पदार्थ के कण जो है वो आपस में घुल मिल जाते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा घुलते मिलते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। ठीक है। क्या होता है तो बाबू ध्यान से समझो, पदार्थ जो होता है ना, ये जो मान लीजिए पदार्थ है, मान ले पदार्थ है, ये बहुत सारी अणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। बहुत सारे कण होते हैं इसमें। क्या होते हैं बाबू? कण। ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए चीनी के कण है, आप मान ले वो गिलास दे दिए हैं, उस गिलास में जो है पानी भर दिए हैं। क्या भर दिए? पानी भर। अब इसको डालेंगे इसमें, तो ये जो पानी भी है ना बाबू, पानी भी बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं बाबू? बहुत सारे कणों से। इसके अंदर में बाबू बहुत सारे कण होते, बहुत सारे कण होते। ठीक है। इन सभी कणों के बीच में जब हम देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं गैप मिलता है। क्या मिलता है बाबू? गैप, खाली स्थान मिलता है। क्या मिलता है? खाली स्थान। तो ई कण जो होते हैं ना, वो खाली स्थान को भर देते हैं। और जब ये इसका कण अर्थात चीनी का कण पानी के कण के खाली स्थान को भर दिया, तो समझ जाइए वहां एक प्रक्रिया हुई, जिसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विसरण। तो क्या कहेंगे विसरण का परिभाषा? पदार्थ के कणों को आपस में घुल मिल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्लियर है बाबू? क्या कहेंगे विसरण? तो पदार्थ के कणों को आपस में घुल मिल जाने की क्रिया को ही विसरण कहते हैं। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, हमने आपको अभी तुरंत कुछ चीजें बताई है। सबसे पहले इसको हम थोड़ी देर के बाद बताते हैं, इसके बाद पहले हम इसको बताते, क्योंकि अभी तुरंत इसको बताए। आइए ध्यान से समझिए बाबू, इस दोनों के बीच में खाली स्थान हमने अभी तुरंत बताया नहीं। चलो बाबू तू बेंच हटा दे, वहां से जाके लड़का लोग दो मिलकर बेंच हटाओ, प्रीतिया वाला, पर्वतिया वाला, सॉरी फटाफट करो तेजी, बेंच हटाओ। और दूसरे नंबर पर्वतिया को अलग बैठाओ, तुम अलग बैठो। तो ध्यान से समझिए, इसके कण में भी रिक्त स्थान और इसके कण में भी रिक्त स्थान। मतलब इस समझिए बाबू, ये कण जो है ना, इस दोनों कण के बीच में देखो ये जो दूरी बचल है, कहीं कहीं गैप है, इसी गैप को हम लोग अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंतराण्विक स्थान। क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए अंतराण्विक स्थान किसको कहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच में, ध्यान से देखो, एगो ई कण है, एगो ई कण है, दोनों के बीच में देखो गैप है कि नहीं है, फिर ई कण है, ई कण है, दोनों के बीच में गैप है कि नहीं है। तो जब पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान रहता है ना, उसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। तो याद रखिएगा, कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अंतराण्विक स्थान किसको कहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, उसी रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब आइए बाबू अंतराण्विक बल को जान लेते हैं। अंतराण्विक स्थान समझ गए, अब अंतराण्विक बल को जानते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप लोग को हमने क्या बताया हुआ था कि प्रकाश के कण जो होते हैं ना, पदार्थ के कण जो होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित। तो ये जो है ना पदार्थ के कण एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करते हैं। किसके द्वारा बाबू? आकर्षण बल। और वही जो आकर्षण बल होता है उसी को अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंतराण्विक बल। जिसके कारण उसके कण जो है एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जितना हो सकता है उतना बीच में बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। आइए एक बार इसको देखते हैं बाबू। पदार्थ के कणों के बीच पाया जाने वाला वह आकर्षण बल जिसके कारण उस पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर जोड़ते हैं या जोड़े रहते हैं, उसी को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे देखिए बाबू, संपीड्यता किसको कहते हैं? तो पदार्थ में वो गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? गुण। जिसके कारण कोई पदार्थ जो है ना, उसमें कणों पर दाब बढ़ाने से खाली स्थान कम हो जाता है, उसी को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। मतलब ये समझिए बाबू ध्यान से कि जब उस पर प्रेशर डाला जाता है, क्या डाला जाता है? प्रेशर। जब उसको दबाया जाता है, तो दबाया जाने के कारण क्या होता है, तो जितने भी खाली स्थान उसमें होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में आपको पता है कि खाली स्थान होता है,
तो जितने भी खाली स्थान होते हैं उस सभी के सभी खाली स्थान कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, उसी को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। जिस गुण के कारण पदार्थ के कणों पर या पदार्थ पर दाब डाला जाता है, और दाब डालने के पश्चात क्या होता है बाबू, तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं या खाली स्थान होते हैं वो एकदम कम या नगण्य हो जाते हैं। उसी को हम लोग, उसी गुण को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संपीड्यता। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, कहता है गलनांक या द्रव्यमानांक किसको कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रवीय अवस्था में चले जाता है। ध्यान से समझो, हमने क्या कहा? ठोस से द्रव, ठोस से द्रव। तो याद रखिएगा, जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है अपने ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करेंगे बाबू, बर्फ जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में बाबू? ठोस। जब हम उसको फ्रिज में बर्फ बना दिए, बाहर निकाल लिए, अब बाहर निकाल के कुछ देर तक छोड़ दिए, तो बर्फ से किसमें बन जाता है बाबू? पानी में। किसमें बदलता है? पानी में। दैट मींस कहने का मतलब बर्फ क्या है? ठोस। बदला किसमें? द्रव में। आज जिस ताप पर बदला वही ताप उसका गलनांक कहा जाता है। क्या कहलाता है बाबू? गलनांक। बाबू ये गुण नहीं कहलाता है गलनांक, वो ताप गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ किसकी, तो अपने ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ अपनी ठोसी अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही उस पदार्थ का गलनांक कहिए या द्रवनांक कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वथनांक को याद। ठीक है, और इसका अगर बात करिएगा इसका, तो ये जो होता है बाबू क्वथनांक, क्वथनांक किसको कहते हैं? तो क्वथनांक बाबू क्या होता है, तो जिस निश्चित ताप पर, हमने क्या देखा है यहाँ देखा है ठोस से द्रव में तीन गो अवस्था होती है। एक होती है ठोस, दूसरा होती है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठीक, तो जब ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? गलनांक। अब फिर द्रव से भी गैस में परिवर्तित होता होगा। तो जब कोई वस्तु द्रव से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, किसकी अवस्था में? गैस की अवस्था में, उससे ही उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। मतलब ये समझो ध्यान से, अगर बात किया जाए कि क्वथनांक किसको कहेंगे, तो याद करिए, पानी होता है ना, अब पानी को खूब बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं? चूल्हा पर चढ़ीले रहते हैं। तो धीरे 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 एक समय आएगा, देखिएगा पानी जो है ना धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होने लगता है बाबू? हम जानते हैं कि गैसें जो है उड़ जाता है, नहीं? जब ढक्कन हटाते भात के लिए अधहन चढ़ाते हैं ना जी, उस समय में आप लोग जो अधहन देखते हैं खूब बोलते एकदम बुदबुदाने लगता है। अगर आप ढक्कन हटाइए तो एक के बार लगेगा गैस का अंबार निकलता है बाहर। बाबू वो गैस क्या होता है? बेसिकली वो पानी होता है, जो कि किस अवस्था से? द्रव की अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? गैस की अवस्था में। तो जब कोई द्रवीय पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या जिस ताप पर कोई गैस द्रवीय पदार्थ गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं बाबू? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। आगे बढ़े, अब आगे आएंगे बाबू, तो संघनन होता है। क्या होता है? संघनन। संघनन किसको कहते हैं? तो बाबू जिस ताप पर कोई पदार्थ, अब देखो उल्टा उल्टा प्रोसेस भी होता है। ये तो सीधा प्रोसेस हो गया कि द्रव से ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अब क्या होता है उल्टा? तो गैस से द्रव में बदलता है और फिर द्रव से ठोस में बदलता है, नहीं? तो आइए बाबू हम लोग संघनन को जानते हैं। संघनन किसको कहते हैं? तो जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस की अवस्था से, किस अवस्था से बाबू? गैस की अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? द्रव की अवस्था में। किस अवस्था में बाबू? द्रव की अवस्था में। तो याद रखिएगा, जिस ताप पर कोई गैसीय पदार्थ द्रवीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उससे ही उस पदार्थ का संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संघनन। याद रहेगा,
याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ, क्या बताया, क्या हमने बताया बाबू? संघनन। क्या बोले कि जिस ताप पर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ही उस पदार्थ को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब आएंगे बाबू हिमीकरण। क्या जानेंगे? हिमीकरण। हिमीकरण किसको कहते हैं बाबू? तो हिमीकरण उसको कहते हैं, अभी तुरंत हमने क्या कहा है कि ठोस से पहले द्रव में, द्रव से फिर गैस में, अब फिर हमने जाना कि गैस से द्रव में, अब फिर अब किस में आएगा? द्रव से ठोस में। किस में आएगा बाबू? द्रव से ठोस में। तो जिस ताप पर कोई द्रवीय पदार्थ ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ही उस पदार्थ का हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हिमीकरण। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? तो हिमीकरण यदि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे? तो जिस तापमान पर या जिस ताप पर कोई पदार्थ अपने द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे ही उस पदार्थ का हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो चीजें हैं आज अब यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे जो गुप्त ऊष्मा होगा हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ में। ठीक है कि नहीं है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।